हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने सीडीपी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जो कि एच टेट, सी टेट एंड रीट के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो इस सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसे कि टर्म से हम समझते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक पर्सन की खुद में। डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, दो पर्सन के आपस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उन दोनों को एक दूसरे से अलग बनाने वाली चीज़ें क्या हैं। तो उस तरीके से ये भी हम सीडीपी के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। जैसे बायो के पर्सपेक्टिव में जब हम देखते हैं तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर पहुँच जाती हैं मॉलिक्यूलर बेसिस पे कि जीन्स, हेरिडिटी, ये सारी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। पर क्योंकि हम सीडीपी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो है जेनेटिक रोल तो है ही है। ऑब्वियसली एक इंसान से दूसरे इंसान में जितने भी डिफरेंसेस हैं उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो तो हेरिडिटी है ही। उसके अलावा सीडीपी में ये बताया जाता है कि हेरिडिटी के अलावा भी जो इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो करता है उसका एनवायरनमेंट। इंडिविजुअल डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पर मीनिंग हमने शो किया हुआ है, क्या होता है कि हम सब एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से अलग हैं। कोई किसी के रहने का तरीका अलग है, किसी के खाने का, हम लोगों का आपस में एक दूसरे से जो हम दिख रहे हैं डिफरेंस, मैं आप लोगों से अलग हूँ, आप लोग मुझसे अलग हैं। तो जिसमें हमारा हेरिडिटी फैक्टर तो रिस्पॉन्सिबल है ही है, पर उसके अलावा भी जो चीज़ें हम लोगों को एक दूसरे से अलग बनाती हैं, हमारा एक दूसरे से सोचने का तरीका, हम लोगों का एक दूसरे से मतलब बैठने का तरीका, उठने का, खाने पीने का तरीका, बोलने का तरीका, ये सारी चीज़ें हम लोगों की जितनी भी चीज़ें एक दूसरे से हम लोगों को अलग बनाती हैं वो सब इंक्लूड होती हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। ये किस पर बेस्ड होता है, वही जो मैंने बताया, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो हेरिडिटी कैसे होती है, जो हम पीछे भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, नेचर एंड नर्चर। तो जो नेचर होता है, जैसे मैंने आपको उस टाइम पे ट्रिक भी बताई थी कि हम ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सीटेट में बहुत बार बना है कि व्हाट इज नेचर एंड नर्चर। आपसे पूछ लिया जाता है नेचर हेरिडिटी है या नर्चर हेरिडिटी है, इस तरीके से। तो बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि नॉर्मल वे में या हमने एनवायरनमेंट में जब पढ़ते हैं और हम जब उससे रिलेटेड पढ़ते हैं, साइंस से रिलेटेड, तो हम नेचर लेके चलते हैं कि हमारा आसपास का जो एनवायरनमेंट है या पेड़ पौधे हैं उससे रिलेटेड नेचर। लेकिन नहीं, सीडीपी में वो नहीं है, उसका जस्ट अपोजिट है। कैसे हम इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे लर्न कर सकते हैं कि किसी का नेचर कैसा है, दैट मीन्स कि वो इंडिविजुअल से रिलेटेड है। और नर्चर क्या होता है, उसको नरिश करने वाली चीज़ें। तो इंडिविजुअल को नरिश करने वाला क्या है, उसका एनवायरनमेंट है। तो दैट मीन्स कि नेचर होता है हेरिडिटी से रिलेटेड एंड नर्चर जो होता है वो उसका एनवायरनमेंट है। आई होप कि यहाँ से आप लर्न रख सकते हैं। आपको बस ये पॉइंट माइंड में रखना है कि सीडीपी में अगर नेचर एंड नर्चर आपसे पूछा जाता है तो नेचर होता है कि आपका नेचर कैसा है, आपकी हेरिडिटी क्या है, आपके इंटरनल जीन्स क्या हैं। तो आप वहाँ से लर्न रखेंगे, उस चीज़ को याद रखेंगे इस तरीके से। एंड नर्चर, आपको क्या चीज़ नर्चर कर रही है, क्या चीज़ आपको नरिश कर रही है, तो वो है आपका एनवायरनमेंट। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो इंडिविजुअल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए जो दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, दैट इज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, और यू कैन से एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं। तो हेरिडिटी कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, जो नेचुरल होते हैं, जो नेचर होता है। जैसे कि हमारी फिजिक कैसी है, मेंटल किस तरीके का सोच पाते हैं हम, क्या हमारी थिंकिंग है, और टेम्परमेंटल, जैसे हम क्या चीज़ कितनी सहनशीलता, एक तरीके से इमोशनल, ये सब चीज़ें जो हैं वो हेरिडिटी भी इन सब चीज़ों को रोल प्ले करता है। एक्वायर कहाँ से करते हैं, जैसे कि सोसाइटी से, कल्चर से, एनवायरनमेंट से, और इमोशनल फैक्टर। तो ये थोड़ा सा एक डिबेटेबल टॉपिक है, बट आप इस तरीके से लर्न कर लेना कि टेम्परमेंटल जो होता है वो हेरिडिटी में आता है, इमोशनल जो होता है वो एक्वायर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा छोटा बच्चा या नॉर्मली जो बच्चा भी अपने आप पर वर्क करना नहीं सीखा है जिसने, तो वो स्टार्टिंग में जो जैसा उसका नेचर रहेगा, बहुत से मोस्टली तो सब बच्चे बहुत वैसे होते हैं, इमोशनल होते हैं। पर जैसे जैसे लाइफ में उनके साथ चीज़ें होती हैं, जीना सीखते हैं, वो लाइफ को एक अच्छे तरीके से देखना सीख जाते हैं, तो उसके बाद फिर उनका इमोशनल चेंज होने लगता है। और वो सारा जो चेंजेस वो एक्वायर कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट से सीख लेके कर रहे हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हमको याद रखनी है कि इमोशनल जो होता है वो एक्वायर फैक्टर होता है।
देन उसके बाद है कुछ पेडागोजी, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ हमारी पेडागोजिकल अप्रोच रही होगी, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस पढ़ने का मेन यही है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हम एज अ पेरेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, एज अ टीचर पढ़ रहे हैं। तो जैसे नॉर्मली घर में बोल दिया जाता है कि देखो उसके इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं तुम्हारे नहीं आ रहे हैं, या समटाइम्स क्लास में टीचर्स भी बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं, देखो ये टॉपर है इसके लिए क्लैपिंग करो, आप इस जैसा करने की कोशिश करो। आप बच्चे को मोटिवेट कर सकते हो, कंपेयर नहीं कर सकते। आप क्लास में एग्जाम्पल सेट करने से बच्चों के अंदर कंपैरिजन वाली चीज़ें आ जाती हैं। आप बच्चों को मोटिवेट करो, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल कुछ भी मोटिवेशन दो। आप जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं या लीडर्स हैं, उनके आप दे सकते हो उनको एग्जाम्पल, लेकिन विद इन क्लास जब आप उनको देते हो तो हर किसी का इन्वायरमेंट अलग है, हर किसी का वो ही कि हेरिडिटी भी फैक्टर अलग है। तो हमें नहीं पता कि वो बच्चा हमारी किस बात को कैसे ले रहा है, तो हमें पहले उन बच्चों को समझना पड़ेगा, और वो चीज़ समझने के लिए क्या चीज़ हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे कि हमारी इसमें पेडागोजिकल अप्रोचेस क्या होती हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट की सबसे पहले कंटेंट को इकट्ठा करना है हमें और एक दूसरे से मिला जुला के पढ़ाना है बच्चों को, ठीक है। अभी हम कंटेंट के बेसिस पे बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है हमने ईवीएस में पता नहीं क्या ही पढ़ा दिया, फिर बच्चों को एसएसटी में पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ्स में। बच्चों को इस तरीके से उनकी पढ़ाई को इस तरीके से उनके सामने लेके आना है कि वो सारी चीज़ें आपस में कोरिलेटेड है। फिर डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, ऐसा नहीं है कि पूरी क्लास को हमने बोल दिया कि ये वाला चैप्टर लर्न करना है तो बस लर्न करना है, ऐसा नहीं है। हर किसी की कैपेबिलिटी अलग है, हो सकता है कोई बच्चा है वो स्लो लर्नर है, या हो सकता है स्लो लर्नर भी ना हो तो उसके घर में कोई और सिचुएशन ऐसी हो कि वो एक दिन में सारा चैप्टर ना लर्न कर पाए। किसी के घर में शादी है, किसी के घर में मतलब कोई कुछ भी हो सकता है, मीन्स। तो इस तरीके से हमें किसी से भी किसी को कंपेयर नहीं करना है, सबको एक जैसा नहीं समझना है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए उनको उसी तरीके से इंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, कि अगर आप इतना कर सकते हो तो आप इतना ही करो, इट्स ओके। देन उसके बाद हमें बच्चों की ग्रुपिंग एबिलिटी चेक करनी है कि बच्चा ग्रुप में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो हमें पहले बच्चों को क्लास में, जो उनकी क्लासरूम है उसी में, उन लोगों का ग्रुप बना बना करके देखना है कि बच्चे किस तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, किस तरीके से इनकलकेट होकर के लर्निंग कर भी रहे हैं, कितना उनको समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। फिर बिटवीन क्लास भी कराना चाहिए वंस इन अ वाइल, कि ताकि हम ये देख सकें कि बच्चा अपने से हायर लेवल के या बड़े बच्चों के साथ या छोटे बच्चों के साथ वो किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके साथ वो किस तरीके से एम्पैथेटिक है या नहीं है। तो जैसे छोटे बच्चे होंगे तो वो उनके साथ किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उससे अगर बड़े बच्चे हैं तो उनके साथ रिस्पेक्टफुल है या नहीं है। ये सारी चीज़ें ग्रुपिंग से हमें पता चल जाती हैं। जैसे कि लैक ऑफ प्रीजस्टिस, हमें किसी भी बच्चे को पहले से पहले जज करके नहीं रखना है। अगर उसके 2 टेस्ट में बेकार मार्क्स आ गए तो ये बेकार ही करेगा, पढ़ाई में अच्छा नहीं करेगा, ऐसा नहीं अपनी सोच को बनाना है। उसके बाद जेंडर फ्री क्लास रखनी है। बच्चों के अंदर जेंडर से रिलेटेड तो आपको बिल्कुल भी कोई रोल प्ले करना ही नहीं है कि आप पहले से ही जस्टिफाई कर दो कि लड़के मैथ्स में अच्छे होंगे, लड़कियां वीक होंगी, लड़कियां ईवीएस अच्छा पढ़ लेंगी, या लड़कियां घर का काम अच्छा कर लेंगी, या क्लास में भी अगर कोई वर्क है, ड्राइंग है, तो आप केवल लड़कियों से ही कराओ कि अच्छा ये कोई भी डेकोरेटिव काम कराना है आपको तो आप केवल लड़कियों को ही मतलब आगे करो कि अच्छा आप ये काम करो। लड़कों को आप नॉर्मल वर्क, कुछ फिजिकल वर्क दे दो कि डेस्क इधर करो उधर करो, नहीं, ये वाला रोल प्ले रखना ही नहीं है। बच्चा जो भी करेगा क्लास में वो सारे बच्चे मोस्टली आपको सेम इंस्ट्रक्शंस ही देने हैं, ताकि सब बच्चों के लिए कोई जेंडर वाला वो उनके माइंड में क्राइटेरिया आए ही नहीं कि हमारी क्लास में क्योंकि मैं लड़की हूँ इसलिए मैम मुझे ये काम बोलती हैं, क्योंकि मैं लड़का हूँ इसलिए मैम मुझे ये काम बोलते हैं। वो चीज़ बच्चों के माइंड में आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बच्चों को मौका देना है। लेगिटेरियन पेडागोजी मीन्स कि बच्चों को आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना है, बच्चों का पर्सपेक्टिव जानना है कि उनका किसी भी पॉइंट को लेकर के क्या कहना है, उनको उस बात को कहने का मौका देना है, ठीक है। कई बार इरिटेटेड टीचर होता है या किसी और क्लास से फ्रस्ट्रेट होकर आया, थका हुआ है, या
क्योंकि मुझे लगता है नॉर्मली तो कोई टीचर बच्चे को नहीं दबाएगा। तो आपको बच्चा अगर कुछ बोल रहा है तो उसको पेशेंसली सुनना है, और उसको उसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं गलत बोलूँगा तो कहीं मैम मुझे डांट तो नहीं देंगी। नहीं, बच्चे को ये होना चाहिए कि मैं गलत बोलूँ या सही बोलूँ, मैम मुझे एटलीस्ट बोलने का तो मौका देंगी। और उसको एकदम से डांटना नहीं है, उसको समझाना है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकती है। देन आप उसका, ये सारी तो थी हमारी अप्रोचेस कि किस तरीके के अप्रोचेस होनी चाहिए। अब आप उन्हें किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वही आपको क्लास में विद वंस इन अ वाइल ग्रुपिंग करानी है। विद इन क्लास तो आप नॉर्मली कभी भी करा सकते हो, बट बिटवीन क्लासेस भी आपको ध्यान देना है। जैसे कि आप ड्राइंग कंपटीशन रख दो, राइटिंग कंपटीशन रख दो, या नॉर्मली ऐसी कोई ग्रुप एक्टिविटी रख दो, डिबेट कार, ऐसे कुछ भी, तो उससे क्या बिटवीन क्लासेस भी होगा। कैरिकुलम डेवलपमेंट होता है, इससे मतलब क्या है, जैसे इससे क्या है, बच्चे जब एक दूसरे के साथ बैठते हैं, मानो कोई साइंस का ऐसा कॉमन टॉपिक है, फूड चैप्टर का कोई टॉपिक है, तो आप 4th 5th के बच्चों को, 5th 6th के बच्चों को एक साथ बिठा सकते हो, ताकि उससे क्या होगा, बच्चे एक दूसरे की अप्रोचेस देखेंगे, एक दूसरे का कैरिकुलम देखेंगे, उससे वो क्या है, एक स्टेप आगे जा कर के सोचेंगे। ठीक है, इससे उनका पेडागोजी भी इम्प्रूव होगी। इसके बाद उनका फिजिकल और कॉग्निटिव जो है वो भी उनका डेवलप होगा, कोऑपरेटिव लर्निंग डेवलप होगी उनके अंदर। ठीक है, और लेकिन सबसे मेन जो पॉइंट है, हमें सबको उनके डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग लर्न करने देना है एक फ्री एनवायरनमेंट में, और उन्हें उनकी जो भी फुल पोटेंशियल है उसको निकलने देना है, हमें उसको सप्रेस नहीं करना है। बच्चों को उनका खुद पोटेंशियल पता होना चाहिए, और उसको वो एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जिससे वो अपने पोटेंशियल को पूरे तरीके से अच्छे से निकाल सकें। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा टॉपिक। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो अवर नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्लूसिव एजुकेशन। सो ये टर्म समवेयर को रिलेट करते हैं आपस में, मैंने इसीलिए इन दोनों टर्म्स को मैं एक साथ लेके चल रही हूँ। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को सपोर्ट करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन लाई गई। हमारे एनईपी में जितनी बार भी हमारा एनसीएफ आया, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क आया, या हमारी एनईपी आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, तो उसमें हर बार इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसिडर करके ही चीज़ें की गई, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए फिर इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया। तो इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि हमें बच्चों के जो भी उनके डिफरेंसेस हैं उनको वाइप आउट नहीं करना है, बल्कि उनको डिफरेंसेस को क्लास के अंदर इंटैक्ट करके रखना है। अब वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है कैपेबिलिटी और इनकैपेबिलिटी वाला, एक हो सकता है नॉर्मल वे में, जेंडर बाइसनेस भी यहीं आ जाती है इंक्लूसिव एजुकेशन में। वैसे तो इंक्लूसिव एजुकेशन में हम मोस्टली बात करते हैं हमारे जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं उनके लिए, उनको आधार मान करके बोलते हैं। जैसे कि मतलब जो हमारे डीफ एंड डम बच्चे हैं, या किसी के पैर में दिक्कत है, हाथ में दिक्कत है, तो या हल्के से माइंड इनफेमेबल है, या जैसे भी हैं, थोड़ा सा मेंटली रिटार्ड, थोड़ा बहुत जो मेंटली रिटार्डेड है, वीक बच्चे हैं, तो हमें उनको क्लास से अलग नहीं करना है, उन सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना है। नॉर्मली जो हम मतलब 99% स्कूल्स में जो देखते हैं कि वो एक रो क्रिएट कर दी जाती है, स्मार्ट बच्चों की एक रो होती है और वीक बच्चों की एक रो होती है, और समटाइम्स बच्चों को साथ भी बिठाया जाता है, तो उनको बोल दिया जाता है अच्छा एक स्मार्ट बच्चा एक वीक बच्चा है, दोनों साथ बैठेंगे। वीक बच्चे को पता है कि मुझे लेबल कर दिया गया है कि मैं वीक हूँ, स्मार्ट बच्चे को पता है कि मुझे लेबल कर दिया गया है मैं स्मार्ट हूँ। ऐसा नहीं करना है। अगर हाई स्कोरिंग बच्चे को आप लो स्कोरिंग के साथ बिठा भी रहे हो, तो उस बच्चे को खुद ये ना बात पता होनी चाहिए कि मुझे इसलिए बिठाया गया है। इट जस्ट दैट कि हाँ आप दोनों साथ बैठो, आप दोनों साथ बैठ के पढ़ोगे तो आपके स्कोर अच्छे होंगे। और आप सेकंड बच्चे को बोलो कि आप इसकी हेल्प करो, उसको ये नहीं बोलना है कि आपके मार्क्स अच्छे हैं इसीलिए मैं आपको इसके साथ बिठा रही हूँ। नहीं, बच्चों के अंदर वो चीज़ नहीं आनी है। जो उनके डिफरेंसेस हैं, अब वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत वीक हो, तो मतलब हमारे एजुकेशन में हो सकता, तो किसी और फील्ड में भी वो अच्छा हो सकता है बच्चा, तो उन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। पर जैसे मैंने आपको बताया कि इंक्लूसिव एजुकेशन में हम मेनली बात करते हैं स्पेशली एबल्ड बच्चों की, ठीक है, कि हमें उनको किस तरीके से एक इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है, या उनके लिए कैसे एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिससे वो अपने आप को सेग्रीगेटेड या सेपरेटेड फील ना करें।
तो सबसे पहले तो उनके लिए थोड़ा सा बाकी बच्चों की नज़रों में एम्पैथी होना चाहिए, और उसके अलावा उन बच्चों में ये भावना नहीं होनी चाहिए कि ये हमसे अलग है। वो क्योंकि इन्वायरमेंट क्रिएट होता है टीचर के करने से। अगर टीचर उनको अलग नहीं समझेगी और उनको हर चीज़ में इक्वली पार्टिसिपेट करने के लिए मौका देगी, तो बाकी बच्चों में भी फिर वही भावना डेवलप होगी। सो इंक्लूसिव एजुकेशन सेलिब्रेट करती है यूनिटी को इन डाइवर्सिटी, कि भिन्नता में भी एकता है। अगर हम लोग एक दूसरे से अलग हैं, वो फिर कुछ भी हो सकता है, कोई भी पर्सपेक्टिव हो सकता है, अलग हैं, लेकिन हम उस चीज़ को भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। हम अगर मैं आज मतलब नॉर्मल हूँ और कोई स्पेशली एबल्ड है, मैं उसकी हेल्प करके खुद को, अपने आप को एक अच्छा फीलिंग दिला सकती हूँ और उसको हैप्पी कर सकती हूँ। एजुकेशनल इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम, पेरेंट्स एंड टीचर कोऑर्डिनेशन, अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द चिल्ड्रन। हाँ, तो जैसे कि पेरेंट्स भी इस चीज़ में इंक्लूड होंगे, टीचर भी इस चीज़ को आकर के सपोर्ट करेंगे, तो उस तरीके से इस प्रोग्राम को या इस चीज़ को आगे लेके जाना और इजी हो जाएगा। चिल्ड्रन को 2 कैटेगरीज में रखा गया है नॉर्मली। नॉर्मल बच्चा जो होता है जिसका IQ 70 से 140 के बीच में होता है, एंड स्पेशल एबल्ड बच्चा जो 140 से या तो अबव वाला या बिलो वाला। अबव वाला तो वही सुपीरियर हो गया, एंड बिलो वाला जिसको हेल्प की ज़रूरत है वो ये वाले बच्चे तो फिर भी नॉर्मली है कि आपने क्लास में बोल दिया कि अच्छा ये काम करना है आप लोग कर लो, वो बच्चे कर लेंगे। सुपीरियर बच्चा है वो भी कर लेगा जो अबव है 140 से, बट जो बिलो है उसको हेल्प की नीड रहेगी। अब उसकी हेल्प आप भी करोगे, ये स्पेशल एबल बच्चा भी करेगा, नॉर्मल बच्चा भी करेगा, तो वो फिर अच्छा कर पाएगा। और आप उसे पहले ही सेग्रीगेट कर दोगे, तुम नालायक हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम अलग बैठो, क्लास को डिस्टर्ब मत करो, तो फिर उससे उस बच्चे के अंदर और ज़्यादा वो चीज़ डेवलप हो जाएगी कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तो इसके लिए हमने एक डिफरेंस लिखा हुआ है, वो मैं लेट्स स्टार्ट द डिफरेंस बिटवीन द इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है? इंटीग्रेटेड में भी मतलब वही है कि बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, और इंक्लूसिव में भी वही मतलब है कि एक साथ पढ़ाना है। बट अगर दोनों का मीनिंग सेम निकलता है नॉर्मल वे में, तो फिर दोनों को टर्म अलग अलग क्यों दिए गए, और देन दोनों में क्या डिफरेंस है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या हुआ है कि जैसे नॉर्मल जो स्कूल्स बने हुए थे उन्हीं में हमने बोला कि उसमें डिसेबल्ड बच्चों को सेलेक्ट करो और उनको नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ाओ, ये आता है इंटीग्रेटेड स्कूल्स में। लेकिन अब आप बताइए, अगर कोई बच्चा है जो ब्लाइंड है, देख नहीं सकता, तो वो नॉर्मल बच्चों के साथ कैसे पढ़ सकता है? उसको कुछ सोर्सेज की नीड होगी ना, उसके लिए कुछ स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत होगी जिससे वो इजीली पढ़ सके, चीज़ों को सीख सके। और जैसे कि इफ़ कोई बच्चा है जिसके पैरों में कोई परेशानी है, ठीक है, उसके पैरों में अगर कोई डिसेबिलिटी है, तो वो स्कूल तक चलकर ही नहीं आ पाएगा, तो उसको वो फैसिलिटी पहले प्रोवाइड करानी पड़ेगी ना। आपने स्कूल में बच्चे का एडमिशन ले लिया, बच्चा स्कूल तक ही नहीं आ पा रहा है, तो ये जो आप उनको स्पेशल जो उन्हें नीड है, जो एक इंडिविजुअल की नीड है, उसके अकॉर्डिंग जो आप उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हो, वो इंक्लूसिव एजुकेशन में आती है। आई होप कि आपको ये दोनों टर्म क्लियर। इंटीग्रेटेड में क्या है कि हमने कोई चेंज नहीं किया है, बस एडमिशन ऐसे ही ले लिया है, मतलब बच्चे के लिए। इसमें क्या है कि हम जो जिस बच्चे का एडमिशन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग स्कूल्स में फिर वैसे चेंज कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई बच्चा व्हील चेयर पर है, तो उसके लिए क्या है, हम जो स्टेयर्स होती हैं, स्टेयर्स को हटवा करके एक स्लोप बनवाया जाए, जिससे उन बच्चों को आने जाने में, उनकी व्हील चेयर को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा इफ़ समवन इज़ ब्लाइंड, तो हमें ब्रेनली देना है उन बच्चों के लिए, ऐसे क्लास में मटेरियल्स रखने हैं जिसको टच एंड फील करके सीख सकें। इस तरीके के एजुकेशन, इस तरीके का सराउंडिंग उन्हें प्रोवाइड करना है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या है, एडमिशन ऑफ द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन अ रेगुलर स्कूल विदाउट मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम। हम एग्जिस्टिंग सिस्टम में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, और लेकिन फिर भी डिसेबल्ड बच्चों को रेगुलर स्कूल में एडमिशन दे दिया। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है, जब हम बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग, उनके रेगुलर स्कूल में उनको फिर चेंजेस करना पड़ेगा,
ठीक है, नेसेसरी प्रोविजंस जो नीडेड है वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू सूट द एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि जैसा है जो है इसी एनवायरनमेंट को अपनाओ और इसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। लेकिन इसमें क्या होता है कि एजुकेशन को चेंज होना पड़ता है, एजुकेशन को बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। फॉर एडिशनल सपोर्ट द चिल्ड्रन इज प्लेस इन द रिसोर्स। अगर बच्चे को कुछ एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तो एक अलग से रिसोर्स रूम बनाया हुआ है, बच्चे को कभी कभार उसमें ले गए और उसमें बच्चों को फर्स्ट, जैसे पहले लेबोरेटरी होती थी, एक स्पेशल लैब होती थी, बच्चों को कभी कभार टीचर ले गए तो ले गए। लेकिन अब क्या है कि मोस्टली जो सामान नीडेड है बच्चों की लैब का वो क्लास में अवेलेबल रहता है और बच्चों को ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द लेक्चर ही उनको एक्सपेरिमेंट्स करके दिखा दिए जाते हैं ताकि बच्चों से उसमें उनको और समझ आता है। तो जहाँ पे जो आज का टाइम है वो इंक्लूसिव एजुकेशन है, जो पहले का टाइम होता था वो इंटीग्रेटेड, जहाँ पे लैब्स अलग होती थी। ऑल द रिक्वायर्ड सपोर्ट विल बी मेड अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स इन द रेगुलर क्लासरूम। जो भी उनको रिक्वायर्ड, उनको सपोर्ट चाहिए वो उनकी रेगुलर क्लासरूम में उनको अवेलेबल होना चाहिए। द इनएडिक्वेंस ऑफ द स्टूडेंट्स आर हाईलाइटेड। मतलब बच्चों की जो भी नीड है, बच्चों को जो सपोर्ट चाहिए उसको हाईलाइट कर दिया जाता था। यहाँ पे क्या था कि बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड करवाई जा रही है लेकिन बच्चों को अब ऐसा फील नहीं करवाया जा रहा कि आपको इस नीड की या इस हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, आई होप कि आपको ये दोनों टर्म अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आगे हम थोड़ा सा गिफ्टेड बच्चों के बारे में देख लेते हैं कि विच स्टूडेंट्स आर नोन एज द गिफ्टेड चिल्ड्रंस। रेंजल ली एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 3 रिंग मॉडल दिया था कि गिफ्टेड बच्चे किस तरीके के होते हैं। तो उन्होंने ACC मॉडल दिया था। ACC का मतलब है कि उनके अंदर एवरेज से अबव एबिलिटी होती है। जो नॉर्मली एवरेज बच्चा कोई भी काम कर सकता है वो उससे ज़्यादा वर्क कर सकते थे। उनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और वो लोग टास्क कमिटेड होते हैं। टास्क कमिटेड मतलब उनके मतलब ACC से है कि अबव एवरेज होते हैं वो, क्रिएटिविटी होती है और कमिटमेंट होती है उनके अंदर। कमिटमेंट मतलब ये है कि अगर आप उन बच्चों को एक टास्क दे करके बोलो कि इतने टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है तो जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो उसी टाइम पीरियड में उस टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं। गिफ्टेड बच्चों की अगर उनकी एबिलिटीज़ को निखारना है, उन्हें और ज़्यादा नरिश करना है तो उसके लिए उनको करिकुलम भरपूर देना पड़ेगा। उनको ज़्यादा से ज़्यादा टास्क कराने पड़ेंगे जिससे वो और ज़्यादा शार्प हो सकें, उनकी क्रिएटिविटी और अच्छे से निकल के आ सके। तो क्रिएटिव चिल्ड्रंस के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, कैसे पहचान सकते हैं हम? फ्लुएंसी होती है, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को कैच करते हैं, बहुत जल्दी से जवाब देते हैं, बहुत रैपिडली काम करते हैं। फ्लेक्सिबल होते हैं, वो ईजीली एडजस्ट कर लेते हैं, वो रिजिड नहीं होते कि नहीं ये करना है तो ये करना है, नहीं, टीचर के कहने के अकॉर्डिंग वो उस बात को मानते हैं और उसी हिसाब से फिर उन चीज़ों को करते हैं। ओरिजिनलिटी होती है उनके अंदर। देन एलेबोरेशन, वो हर काम को एलेबोरेट करके जानते हैं, ओरिजिनलिटी के साथ काम करते हैं, वो किसी भी चीज़ को फेकनेस से सपोर्ट नहीं करते। देन डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं, ये सबसे मेन पॉइंट है इसका कि क्रिएटिव चिल्ड्रंस जो होते हैं वो कैसे थिंकर होते हैं। डाइवर्जेंट थिंकर, जैसे मैंने आपको वो बताया था, डाइवर्जेंट थिंकर क्या होते हैं, जो एक प्रॉब्लम के मैनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, वो डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं। ये इमेजिनेट करते हैं नई चीज़ों को बनाने के लिए, उन चीज़ों को इंटरेस्टिंग करने के लिए और मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ आइडिया भी देते हैं किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप उनसे क्लास में बात करोगे तो वो न्यू न्यू आइडियाज़ बनाएंगे, देंगे, इंटरेस्टिंग अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, उन चीज़ों को मीनिंगफुल वे में आपको रिप्रेजेंट करेंगे। और F. ऑसबॉर्न एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में कुछ बताया था जो कि क्रिएटिव बच्चों के बहुत रिलेटेड है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में उन्होंने बताया था कि किस तरीके से बच्चा किसी बच्चे को अगर किसी प्रॉब्लम में छोड़ दिया जाए या कोई प्रॉब्लम उन्हें दे दी जाए तो वो किस तरीके से डिफरेंट तरीके से उसके सॉल्यूशंस निकालेंगे, किस तरीके से उस पर काम करेंगे। तो जो बच्चा जिस तरीके से उस पर काम करता है उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। मतलब उनका दिमाग किस हिसाब से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में चल पा रहा है। तो ये जो F. ऑसबॉर्न की जो भी ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसेस है वो समवेयर क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। एक ऐसी एडवर्ड डी बोनो हैं जिन्होंने लेटरल थिंकिंग के बारे में बताया था और ये भी समवेयर क्रिएटिविटी से ही रिलेटेड है। लेटरल थिंकिंग का मतलब होता है
कि बच्चे अब जब बच्चों को आप टास्क देते हो तब वो उसके अंदर निकल के आती है। 24 घंटे बच्चा उसी जोन में नहीं रहता है, लेकिन जब बच्चे को आप वर्क दोगे, जब बच्चे से काम करवाओगे तो बच्चा उस जोन में आएगा और वहाँ पर आकर के उस तरीके से सोचेगा। ठीक है, तो वो लेटरल थिंकिंग होती है। और सारे ही क्रिएटिव बच्चों का हाई आईक्यू नहीं होता, क्योंकि कुछ बच्चे ड्राइंग में अच्छे हैं, कुछ बच्चे, तो हाई आईक्यू सबका नहीं होता, लेकिन जो गिफ्टेड बच्चा है उसका हाई आईक्यू होता है और वो क्रिएटिव भी होता है। आपको ये बातें बस याद रखनी है। आज के टॉपिक में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।